गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू हम स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो रिलेटेड है द हिंदू के फ्रंट पेज पर जो दिया गया है वो अक्टूबर का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन के बारे में दिया गया। देखो क्या हो रहा है, जो जीएसटी कलेक्शन है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इससे क्या इम्पोर्टेंट बात पता चलती है कि हमारे जो रेवेन्यू कलेक्शन से क्या है, हमारे स्टेट की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। स्टेट के फाइनेंस अच्छे होंगे तो सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर में डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकेगा। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगी। कैपिटल सेक्टर कौन से होते हैं? देखो, वो सेक्टर को कैपिटल सेक्टर कहा जाता है जिससे दोबारा से रेवेन्यू जनरेट किया जाए। मतलब मान लो कोई चाइल्ड है और उस चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और एजुकेशन प्रोवाइड करने से क्या होगा, ये कैपिटल जनरेट होगा, ह्यूमन कैपिटल होगा। ये ह्यूमन कैपिटल की वजह से क्या होगा, इन फ्यूचर ये और कैपिटल जनरेट करेगा। इससे हमारा और रेवेन्यू बढ़ेगा, इनोवेशन आएगा, कोऑपरेशन आएगा, कोऑर्डिनेशन आएगा। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारे फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं। इसी को हम फिस्कल प्रूडेंस बोलते हैं। आप किस तरह कौन सा फाइनेंस कैसे खर्च कर रहे हैं, पैसे आपके द्वारा कैसे खर्च किए जा रहे हैं, ये बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा पैसों को खर्च किया जाता है, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग जीएसटी में डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं फिर बता रहा हूँ जीएसटी क्या है। जो जीएसटी काउंसिल है वो जीएसटी काउंसिल अंडर आर्टिकल 279A के अंडर बनाई गई। इस 279A आर्टिकल के अंदर जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 जो होते हैं गवर्नमेंट से आते हैं, 3 जो होते हैं आरबीआई से आते हैं। तो ये इस तरह से काउंसिल, और ये काउंसिल जो है डेमोक्रेटिकली डिसीजन लेती है। देखो ये जो मैंने आपको बताया 6 मेंबर होते हैं, सॉरी ये आपको गलत बता दिया, ये मॉनेटरी काउंसिल, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बता दिया, एमपीसी का। नो एमपीसी का नहीं, मतलब जीएसटी काउंसिल जो है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर हेड होते हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर हेड होते हैं, और स्टेट के सीएम जो है मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करते हैं। मेनली स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, और जो भी डिसीजन है उनके बेस पे कंसेंसस बेस पर लिया जाता है, मेजॉरिटी बेस पर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जीएसटी काउंसिल कोई भी चीज़ का डिसीजन लेती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। दूसरा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, रिसेंटली केजरीवाल से कुछ क्वेश्चन पूछे गए ईडी के द्वारा। हम लोग ईडी को जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। और नेक्स्ट आर्टिकल जो फ्रंट पेज पर है, राफा क्रॉसिंग। आपको पता होना चाहिए राफा क्रॉसिंग किस किस के बीच है, क्या गाज़ा और इजिप्ट के बीच है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए राफा क्रॉसिंग के बारे में। तो इस तरह से ये फ्रंट पेज की बात की गई। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हम बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में पता ही होना चाहिए। जैसे 1917 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी एक गुजरात विंग बनाई। उस गुजरात विंग में 1917 में इनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया, उस गुजरात विंग्स का। पटेल जो है वो सरदार से, वो पटेल जो है पटेल से सरदार कब बने, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। इस 1918 के खेड़ा सत्याग्रह में नो टैक्स कैंपेन चला। नो टैक्स कैंपेन का क्या मतलब है, क्या हुआ, फ्लड आने की वजह से, प्लेग की वजह से जो टैक्स लगाया जा रहा था 23%, वो किसान देने में असमर्थ थे। उसको रिमूव करने के लिए गांधी जी ने सपोर्ट किया, और पटेल जी की वजह से उस टैक्स को रिमूव किया गया। उसके बाद हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को टाइटल मिला सरदार का। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने 1920 में स्टार्ट किया था और खिलाफत मूवमेंट के साथ मर्ज हो गया था, उसमें भी एक्टिवली सपोर्ट किया गांधी जी को। साल्ट सत्याग्रह आप जानते हैं, साल्ट सत्याग्रह वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इस साल्ट सत्याग्रह में गुजरात में स्प्रीड करने में वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, अगली बात बताई गई है
कि सरदार पटेल जो जेल में बंद थे 1931 में फ्रीड कर दिया गया। देखो क्या हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें से किसी भी कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया एक्सेप्ट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट में डिसाइड हुआ कि गवर्नमेंट किस तरह से, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो या ब्रिटिश गवर्नमेंट कह लो, किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है प्रिजनर्स को रिलीज़ करेगी, सीआईडी पे कितना पैसा खर्च करेगी, लाइसेंस राज किस तरह से चलेगा, और जो प्रिजनर हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, उन्हें कैसे छोड़ा जाएगा। तो उसी दौरान सरदार पटेल को गांधी इरविन पैक्ट के अनुसार छोड़ा गया जेल से। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में गांधी जी को कमान दी गई इंडिया की आज़ादी के लिए। बहुत सारे लोगों ने गांधी जी के इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज़ किया, मगर सरदार पटेल ने इसे खुल के सपोर्ट किया। आज़ादी के बाद क्या होता है, हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर बनते हैं सरदार पटेल और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट थे, 562 प्रिंसली स्टेट थे। इन 562 प्रिंसली स्टेट को मर्ज करने में हमारे सरदार पटेल का एक इम्पॉर्टेंट योगदान रहा, ठीक है। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और ये हैदराबाद, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के थ्रू इंडिया में इंटीग्रेट किए गए। तो सरदार पटेल जी के बारे में बेसिक चीज़ जानिए, हमें ये पता होना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट में किस तरह पार्टिसिपेट किया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ से मिली, आपको हर हाल में पता होना चाहिए। खेड़ा सत्याग्रह क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, सब चीज़ अगर आप पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ते हैं, आपके पास हिस्ट्री ऑप्शन नहीं है तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है, आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, लोगों को शेयर कीजिए और टेलीग्राम को चैनल पर सर्च कीजिए। अगर नहीं मिलता है तो हम आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस तरह से आपको ढूंढे उसे। अगला आर्टिकल रिलेटेड है DCGI के बारे में, ड्रग कंट्रोलर जनरल के बारे में। देखो, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके द्वारा बहुत सारी मेडिसिन को अप्रूव किया जाता है, जो अंडर वर्क करती है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। जो सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है जो फंक्शन असाइन किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, सही है। मतलब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्क करती है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत, और इसे बहुत सारे फंक्शन असाइन किए गए। यही जो बॉडी है, इसके ही अंदर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आता है, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं क्या है ये जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब ऐसे वर्क करती है जैसे रेगुलेशन करती है। देखो, कोई भी क्लिनिकल ट्रायल होता है, देखो आप यहाँ देख लो, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। देखो, पहली चीज़ अप्रूव करती है ड्रग को, बहुत सारे ड्रग इसके द्वारा अप्रूव किए जाते हैं। कंडक्ट किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल। देखो, क्लिनिकल ट्रायल जो ड्रग्स के अप्रूवल से रिलेटेड होता है कि ड्रग्स कैसे वर्क करेगी, किस तरह से इसका इफेक्ट हो सकता है, इस चीज़ में वर्क करती है। लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स के लिए स्टैंडर्ड तय करती है। कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग्स इन द कंट्री में जो क्वालिटी है इंपोर्टेड ड्रग्स की, उसकी को भी कंट्रोल किया जाता है। और ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ताकि जो स्टेट में कुछ ड्रग अप्रूव की जाती हैं जो लो लेवल की होती हैं उसके साथ कोऑर्डिनेशन कर सके, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आगे बताया गया है DCGI के बारे में। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया क्या है, इज़ अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिपार्टमेंट है, उसका हेड क्या है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। ये जो है रिस्पॉन्सिबल है लाइसेंस के लिए, कुछ ड्रग्स को अप्रूवल करने के लिए, कुछ वैक्सीन को अप्रूवल करने के लिए। जो स्टैंडर्ड बताए गए हैं उसके हिसाब से इसके द्वारा वर्क किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है डोगरा आर्किटेक्चर। देखो, डोगरा आर्किटेक्चर जम्मू एंड कश्मीर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। डोगरा एक रूलर थे, उनके द्वारा इस आर्किटेक्चर को बनाया गया। आप यहाँ पर एक पोज देख लीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे मोल्डेड शेप में इसकी जो है
बालकनी होती हैं, कैसे विंडो जो होती हैं वुडन की होती हैं, छत जो है रूफ होती है, ऐसे रूफ ऐसे होगी ताकि बर्फ़ जो है इसके नीचे गिर जाए, रूफ होती है। यही सब चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। देखो डोगरा आर्किटेक्चर के बारे में आप देख लो, क्या है ये बिल्डिंग से रिलेटेड आर्किटेक्चर है, जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। डोगरा एक हिंदू किंग थे। डोगरा रूल किया था 1846 से लेकर 1947 तक। ये इंडो आर्यन डिसेंट के माने जाते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर में माइग्रेट कर गए थे। ठीक है, डोगरा आर्किटेक्चर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें लोकल मटेरियल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लोकल मटेरियल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सिमेट्रिकल डिज़ाइन बनाए गए होते हैं, मतलब एक से डिज़ाइन बनाया गया, जैसे विंडो इधर ऐसी है तो सेम ऐसी होगी। वुडन बालकोनी मैंने बताई आपको, वुडन बालकोनी मिलेंगी, और स्लोप के आकार की छत मिलेगी ताकि जो बर्फ गिरे इसके नीचे यहाँ पर ऐसे गिर जाए। ठीक है, कोर्टयार्ड बनाया गया जाता है और तिब्बतन आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस होता है। आपको यूपीएससी ऐसे पूछ सकता है जो डोगरा आर्किटेक्चर है जम्मू एंड कश्मीर में, वो किस स्टाइल से इन्फ्लुएंस है, तिब्बतन स्टाइल से क्या इन्फ्लुएंस है, आप कहोगे राइट, एकदम तिब्बतन स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये डोगरा आर्किटेक्चर आपको इसमें याद रखना है, ये कहाँ पर है, क्या है ये डोगरा आर्किटेक्चर, क्या होता है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, किस तरह का आर्किटेक्चर होता है, ये सब चीज़ें आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं डोगरा आर्किटेक्चर के बारे में। तो ये आज हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। आगे जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।